आज मैं कक्षा 10 और कक्षा 12 जो बोर्ड कक्षाएं हैं उनका पेपर कैसे हल करें, आपकी जो कॉपी है वो किस प्रकार हो, उसका मॉडल, उसका प्रारूप कैसा हो, इस पर चर्चा करूँगा। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप कॉपी का प्रारूप मतलब सुंदर कॉपी बनाकर आते हैं, सुंदर कॉपी का प्रारूप तैयार करके आते हैं, सुंदर लिखते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कम से कम 10-15 नंबर का फर्क पड़ जाता है नंबरों में। तो आप कॉपी व्यवस्थित बनाएं, कॉपी का मेंटेनेंस बढ़िया करें। तो इसके लिए कुछ बातें हैं वो ध्यान से सुनें। नंबर 1, काटा छाटी न करें। कॉपी में सफाई का ध्यान रखें। बच्चे क्या है, कोई शब्द गलत हो जाता है तो उसको बार बार रगड़ रगड़ के काटते हैं, तो वहीं से कॉपी का मॉडल खराब कर देते हैं। तो बार बार नहीं काटें उसको। अगर कोई शब्द गलत हो जाता है तो एक लाइन से काटें। जैसे मान लो आपका भारतीय शब्द गलत लिखा गया तो आप इसको यूं काटें और आगे साफ साफ लिखें भारतीय। इसको यूं कर करके नहीं काटें, ये कॉपी का लुक खराब कर देते हैं। अब मैं आपको 4 कॉपियां दिखाता हूँ। एक तो ये कॉपी देखिए और एक ये कॉपी देखें। ये होशियार बच्चे की कॉपी लगती है। एक ये देखें, एक ये देखें। आपकी पोल खोल देता है। ये प्रथम पेज ही बता देता है कि बच्चा तैयारी करने वाला है या नहीं। ये देखिए, ये इस तरह की नोटंकी नहीं करनी चाहिए। क्या जरूरत है इनकी। और ये काटा छाटी, ये काटा छाटी, ये कॉपी का मॉडल ख़राब कर देती है। और ये देखो कितना साफ़ सुथरा काम है। अब बात ये नहीं है कि ये सारे सही हैं क्या, वो तो चेक करेंगे तब पता लगेगा। लेकिन सबसे पहले उसकी सोच पॉजिटिव हो गई जांचकर्ता की। वो सोचेगा कि ये इंटेलिजेंट बच्चे की कॉपी है। एक और कॉपी देखें। ये कॉपी तो मैंने जांच कर दी, लेकिन अगर जांच नहीं भी करता ना तो आप इस लाल अक्षरों वाले को छोड़ो। ये देखो, ये इसका जो रूप है वो ठीक है। ये पहला प्रश्न खत्म हो गया, ये एक लाइन खाली छोड़ दी, ये दूसरा शुरू कर दिया। तो ये जो प्रश्न है वो सुंदर कॉपी लग रही है। एक ये देखो, ये कमज़ोर बच्चे की लग रही है, जबकि ये 5वां प्रश्न इसका सही है और इसका ये 5वां प्रश्न गलत है। बात सही गलत की नहीं है, एक प्रश्न गलत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये जो काम करने का तरीका है ये तरीका सही है बजाय इसके। ये देखो कितनी लाइनें खाली छोड़ी। ये देखिए, छोटा सा उत्तर है, फिर 2 लाइनें खाली, फिर छोटा सा उत्तर है, फिर 2 लाइनें खाली, फिर छोटा सा उत्तर है। और यहाँ देखो, इसकी बजाय तो ये काम करने का तरीका सुंदर है, जबकि इसमें एक प्रश्न गलत है पर बात गलत की नहीं है और इसमें गलत नहीं है, सारे सही हैं। लेकिन ये कॉपी कमज़ोर बच्चे की कॉपी कहलाती है। दूसरी बात मुख्य जो है वो ये है कि आपकी लिखाई का हिंदी में बहुत महत्व होता है। अब रही बात कि एकदम से लिखाई नहीं सुधर सकती, परीक्षा नज़दीक आ गई है, तो आप ऐसा करें कि कॉपी में जो लिख रहे हो वो शुरुआती 5-7 प्रश्न थोड़ा धीरे लिखें और उसमें सुंदर नहीं है तो सफाई जरूर आनी चाहिए। आपकी लिखाई बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है और ना ही 1 महीने में सुधर सकती, लेकिन कॉपी में सफाई तो रख सकते हैं। तो फालतू की खाली जगह नहीं छोड़ें, काटा छाटी नहीं करें, सफाई का ध्यान रखें, उससे भी आपकी लिखाई में आकर्षण नज़र आएगा। अब ये लिखाई देखें, शुरू में स्पीड पकड़ ली, पहला ही पेज है और ऊपर से इस तरह से और कर रहा है ये पता नहीं क्या प्रश्न के लिए। और एक ये लिखाई कोई सुंदर नहीं है लेकिन सफाई है। शुरुआत वाला 1-2 पेज तो साफ़ करो ना। ये कोई सुंदर ज़्यादा लिखाई नहीं है लेकिन सफाई है, तो काम सफाई से करो तो भी सुंदर लगने लगता है। अगला जो बिंदु है वो है गलतियां कम से कम करें, मतलब गलतियां न हो। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको आत्मविश्वास जगाने के लिए बात को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। वीडियो पूरा जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ थोड़ा बता दूँ गलती के बारे में। पहली बात तो मैं मेरे पीछे के बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि हिंदी में गलतियाँ नहीं होती ही नहीं। कारण हिंदी वैज्ञानिक भाषा है, इसके वर्ण और ध्वनियों में सुंदर सामंजस्य है, इसलिए जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है, इसलिए गलती की गुंजाइश ही नहीं है। आपका आत्मविश्वास जगाने के लिए मैं बता देता हूँ। देखें एक बार, छोटी बड़ी की जो मात्राओं की गलतियाँ बच्चे कहते हैं कि हो जाती है छोटी बड़ी मात्राओं की, तो छोटी बड़ी मात्राओं में थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा सा देखिए, छोटी बड़ी मात्रा की बात आती है तो
यहाँ देखें, छोटी जो मात्राएं होती है उस पर कम समय लगता है, उच्चारण करते हैं तब। यानी सीधे शब्दों में बात करें तो छोटी जो मात्राएं होती है उसके आगे वाला अक्षर तुरंत बोल दिया जाता है। तो दी बोलते ही न बोला जाएगा, दिन, दिन, आज कौन सा दिन है। और बड़ी मात्रा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी न की बारी ठहर कर आएगी, तो इसको बोलेंगे दीन, दिन, दीन। कुल, कुल, कुल यानी योग, कुल यानी किनारा, दूर, दूर। तो छोटी बड़ी मात्राओं की गलती नहीं हो सकती। यहां देखें, दूध, दूध, दूध आ गया, दूध के पैसे दे दो, दूध उफन गया, दूध पी लो, दूध, दूध नहीं होता, दूध। तो यहां से पता लग जाता है जो बड़ी मात्रा होती है उसके जो आगे वाला अक्षर है उसको थोड़ा ठहर कर बोलते हैं, ठहर कर, यहाँ टाइम लगेगा। और छोटी मात्रा में टाइम नहीं लगता। बच्चे पूछते हैं दूध कौन सा सही है, दूध, तो मुंह से तो बोलेंगे दूध, और लिखा हुआ है दूध। आप खुद बोलो ना, खुद बोलते ही गलती पकड़ में आ जाती है। दूध में मात्रा छोटी है तो उस पर जोर नहीं पड़ता, मतलब टाइम नहीं लगता, मतलब अगला अक्षर हाथों हाथ बोल दिया जाता है। तो आप बोलोगे दूध और लिखोगे दूध, मात्रा यूं घुमाओगे तो ये तो गलतियां फिर होंगी, इसका तो कोई इलाज नहीं है। अब आप लिख रहे हो वह मुझसे दूर रहता है और लिख दिया यूं, उसको बोलते तो दूर रहता है और लिख दिया दूर, तो ऐसी गलतियां दूर नहीं होगी। हिंदी में जो लिखा है वो पढ़ो और जो बोलते हो वही लिखो, तो गलतियां नहीं होगी। तो हिंदी में पहली बात गलतियां होती नहीं है। और दूसरी बात छोटी बड़ी की मात्राओं की मैंने आपको बता दी बात है, थोड़ा बोल कर देखें, उच्चारण करके देखें। अब रही बात और विश्वास जगाने वाली बात की हिंदी में गलतियां क्यों नहीं होती। देखो, पेपर आपको करना है, जो शब्द लिखना चाहते हो वो आपको लिखना है, फिर गलत कैसा लिखा जाएगा। पहली बात तो जो पेपर आता है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में से आता है, आपके पाठ साल भर में पढ़े हुए होते हैं, तो उन्हीं में से आएगा। कोई नया शब्द तो आसमान से उतरने वाला नहीं है कि वो शब्द हमारा देखा हुआ ही नहीं है तो वो शब्द गलत हो सकता है, ऐसा तो है नहीं। शब्द कोई बनता नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप अपना एक नया शब्द बना लो या नया शब्द आसमान से उतर कर आ जाएगा, नहीं आएगा। नया शब्द बनते ही नहीं, फिक्स पहले से बने हुए हैं, तो गलत कैसे होगा। अब रही बात है कि यह पंक्ति इस पाठ से उद्धृत है। अब आपके लिए उद्धृत नहीं लिखना आता तो देखो, आप 10वीं का 12वीं का बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो और ये शब्द बार बार आते रहते हैं, इस पाठ से उद्धृत है, ये पंक्ति इस पाठ से उद्धृत है। अब उद्धृत आप लिखना ही नहीं सीख रहे तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। और फिर भी मैं कह रहा हूँ गलती ना हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उद्धृत ही लिखो, लिखना तो आपके हाथ में ना, तो गलत कैसे लिखा जाएगा। आप उद्धृत मत लिखो, आप लिखो यह पंक्ति इस पाठ से ली गई है। अब बोलो उद्धृत की गलती कैसे होगी, नहीं होगी। लिखना तो आपको है ना, लिखने वाले तो आप हैं, कोई आपका हाथ पकड़कर मजबूरी से लिखवा रहा है क्या कि ऐसा शब्द लिखो। तो ये रही बात गलतियों की, गलतियां नहीं होती। उद्धृत है, प्रेषक है, प्रेषित है, पत्र में आता है, बहुधी है, कुछ शब्द जो रूटीन में आते रहते हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। और आपकी पाठ्य पुस्तक के जो पाठ है उनका नाम गलत नहीं होना चाहिए, और उनके जो लेखक है या लेखिका है या कवि है तो उनके नाम गलत नहीं होने चाहिए। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये बार बार आता है, आप ये लिखना ही नहीं आ रहे हैं आपको, तो इसका मतलब है आपने तैयारी क्या की है, फिर इतने साल क्यों खराब किए। तो थोड़ा सा विश्वास रखें, पाठ का नाम, लेखक का नाम ये तो गलत होने नहीं चाहिए। ये तो आपकी किताबों में सबसे ऊपर प्रिंट होते हैं, छपे रहते हैं, बार बार पढ़ते हैं साल भर, ये गलत होने नहीं चाहिए। और नया शब्द कोई गलत होने वाला आएगा नहीं, लिखने वाले आप हैं, तो थोड़ा सा विश्वास रखें। और छोटी बड़ी मात्राओं की बात है तो वो बोल कर देख लें तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो गलतियों की बात तो ये है। और अगर हो भी जाती है तो उसको एक लाइन से काटें, रगड़ रगड़ के बार बार न काटें, कॉपी का मॉडल खराब न करें, अपनी कमजोरी न दिखाएं। वहाँ आपकी कमजोरी जांचकर्ता पकड़ लेता है कि ये बच्चा कमजोर है, इसको कुछ नहीं आता, तो अपनी कमजोरी पहले मत दिखाएं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब ये कॉपी देखें, ये लाइनें सी फालतू कम, एक तो इसकी लिखाई गंदी है, दूसरा काटा छट्टी कर रहा है, तीसरा ये और नौटंकी कर रहा है। ये अजीब सी बात है जानबूझकर। ये देखो दूसरे बच्चे की कॉपी, ये क्या है, ये डैश 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 डैश। और ये देखो, ऐसे अगर आप बोर्ड की कॉपी करेंगे तो नंबर कहाँ से आएंगे। अब ये गलती देखें, बहुधिया दोनों की मात्रा लगा रखी है, तो ये तो रूटीन के शब्द हैं, अर्जी प्रार्थना पत्र तो आते रहते हैं, तो ये वाले शब्द ही अगर आप गौर नहीं कर पा रहे तो फिर तो आप ज़्यादा नंबर लाने के हकदार भी नहीं हैं। तो ऐसी गलतियां न करें। अब ये एक और देखें, एक और बच्चे की कॉपी, व्यक्ति, व्यक्ति में बड़ी मात्रा लगा रखी है, व्यक्ति नहीं लिखना आ रहा,
ये तो गलत बात है। और ये देखो उदयपुर, पुर तो हमारी क्षेत्रीय भाषा में कपड़े को बोलते हैं पुर, उदयपुर होता है जयपुर, पुर छोटी मात्रा आती है, पुर थोड़ी। अब ये पेपर में देखें उदयपुर, पेपर में देख करके और कॉपी में बड़ी मात्रा लगा देना, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। देख करके गलत लिखते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। तो पेपर में आया हुआ शब्द तो गलत मत लिखें। ये देखें दूर दूर, दूर दूर नहीं होता, दूर दूर। नदियाँ, अब ये दी बड़ी कर दी और यहीं छोटी कर दी, मतलब सुन में काम कर रहा है। यूँ थोड़ी गलतियाँ करते हैं, तो इससे तो आप अपनी कमजोरियाँ दिखा रहे हो। छोटा सा नियम है कि नदी जो बड़ी मात्रा आती है इसमें बहुवचन लगाएंगे या यों, ये जोड़ेंगे तो ये मात्रा छोटी हो जाएगी, नदियों। ये तो छोटी सी बात है। जैसे लड़की है, ले अड़े की बड़ी मात्रा है, लड़कियाँ लिखेंगे लड़कियाँ, तो यहाँ लगाएंगे तो ये मात्रा छोटी हो जाएगी। ये छोटे छोटे नियम ही याद नहीं है 12वीं क्लास के बच्चे को, तो ये तो आपकी पूरी पोल खोल देते हैं। तो ऐसी छोटी गलतियाँ न करें। और ख़ुद की किताब का नाम ही गलत लिख रखा है। किताब का नाम तो किताब खोलते ही ऊपरी ऊपर लिखा मिलता है। इतनी बेवकूफ़ी करने वालों के तो नंबर नहीं आएंगे। अब ये रचयिता गलत है, कवयित्री तो कवयित्री, लेखिका, कवित्री, रचयिता, तो ये तो रूटीन के शब्द हैं, तीसरी क्लास से आने लग जाते हैं, ये थोड़ी गलत करते हैं। ये सूरदास, सुर कर दिया सुर, सूरदास, सूरदास थोड़ी होता है, सूरदास होता है। तो कवियों के नाम गलत लिखेंगे तो थोड़ी पार पड़ेगी। ये देखें नदी, नदियाँ, नदियों, लड़की, लड़कियों, पक्षी, पक्षियों, गोपी, गोपियों, नारी, नारियों, तो ये री छोटी हो जाती है, ये पी छोटी हो जाती है, ये क्षी छोटी हो जाती है। तो ये छोटा नियम है ये। अब ये देखो पक्षियों, तो ऐसी गलतियाँ पकड़ाओगे अगले को तो नंबर कहाँ आएंगे। एक ये देखें कि बालक की, जो कोई भी वाक्य छोटी की से शुरू नहीं होता, ये योजक शब्द है, दो वाक्यों के बीच में आता है, उपवाक्यों के बीच में, और यहाँ शुरुआत कर रहे हैं छोटी की से, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली गलती है ना। ये देखो कि जो वीर जवान इस धरती, तो की से कभी भी कोई वाक्य शुरू नहीं होता। ये देखें मैंने लिख कर बताया है, छोटी की ये योजक शब्द है, दो उपवाक्यों के बीच आता है। मैंने सुना है कि वह प्रथम आया है, तो ये छोटी की। ये बड़ी की संबंध कारक की विभक्ति है ये। जैसे राम की गाय, मोहन की बहन, तो ये दो संज्ञाएं होती है, या दो चीज़ होती है, या दो नाम होते हैं, या दो वस्तु होती है, उनके बीच में आता है, संबंध दिखाता है। दो संज्ञा शब्द है तो ये की आ गया। संज्ञा शब्दों के बीच में ये नहीं आता, ये उपवाक्यों के बीच में आता है। मैंने सुना है, फिर ये वह प्रथम आया, दोनों को जोड़ रहा है छोटी की से। और एक और है, कई बच्चे यहाँ पूर्णविराम लगा देते हैं है के बाद। छोटी की से पहले कभी भी पूर्णविराम नहीं आता, कभी नहीं आता। उपयुक्त विषय में नंबर निवेदन है कि, फिर वहाँ है कि आगे पूर्णविराम लगा देंगे। नंबर निवेदन है कि क्या नंबर निवेदन है, वो तो बात आगे पूरी करोगे, तो पहले ही पूर्णविराम कहाँ से आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ न करें। अब ये देखो इसलिए गलत किया हुआ है, तो ये गलतियाँ मत करो और नया कोई शब्द आएगा नहीं जो गलत होगा। एक ये देखें ही, अकेले में अगर ही, भी, ली आते हैं तो ये हमेशा बड़े आएंगे, छोटी मात्रा नहीं आती अकेले में है, तो ये याद रखें। तो इस तरह की गलतियां न करें। अब आपके जो प्रश्न पत्र होता है वो खंड ए ब स द में विभक्त होता है, तो खंड ए ब स द को क्रम से उतारें। अगर आपका खंड ए तैयार नहीं है, ब शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ऊपर खंड ब लिख दीजिए, लेकिन उसके जो प्रश्न है उनको क्रम से लिखें, आगे पीछे नहीं। अब एक बच्चे की कॉपी है, उसमें पहले 9वां प्रश्न कर दिया, उसके बाद में 8वां कर रहा है, फिर 10वां कर रहा है, तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी। मतलब क्रम क्यों बिगाड़ रहे हो आप। यहाँ 9वां करते ही आपको 8वां याद आ गया। यूँ तो है नहीं कि आपने 9वां करने के बाद 8वां करने से पहले कोई घंटा 2 घंटा का टाइम लिया होगा, उसी क्षण याद आ गया, तो 2 सेकंड रुक भी जाए, पहले 8वां याद ही कर ले,
बस 2 सेकंड में याद आ तो गए ही आपके। 9वां खत्म होते तो आपने 8वां कर दिया, तो फिर 2 सेकंड रुक जाते, 8वां याद ही आ जाता। तो क्रम नहीं बिगाड़े फालतू में, ठीक है। ये देखें 8वां कर दिया, 11वां, 9वां, 10वां, मतलब कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 8वें के बाद 11वां, 11वां करते ही 9वां याद आ गया। तो जब इतनी सी लाइन लिखने में 10-11 शब्द लिखते ही अगर 9वां याद आ जाता है, तो 10-11 शब्द लिखने में तो कुछ ही सेकंड लगते हैं। इतने सेकंड रुक जाओ, 9वां याद कर लो, तो 8 के बाद 9 करो। मतलब फालतू काम में क्रम बदलना ऐसा नहीं करें। और इसका देखो बार बार क्रम लिख लिख के मिटा रहा है। शुरुआत में ही पहला ही अक्षर काटा है, पहला ही अक्षर, और फिर ये। और अब ये एक और कॉपी देखें, पहले 8वां किया और वो भी गलत। चलो मान लो कोई प्रश्न याद है, उसकी शुरुआत कर देते हैं, तो इसके तो याद ही नहीं है। जब याद है नहीं तो भी क्रम तोड़ दिया, कमाल हो गई। याद हो तो बोलो ना, याद भी नहीं है, काटा छाटी कर दी। और 8वां पहले किया है, फिर चौथा किया है, फिर पहला कर दिया, इतनी देर में पहला याद आ गया। तो ऐसे क्रम नहीं बिगाड़े। शुरुआत पहला ही पेज है, यहीं पर आपने पोल दे दी, आगे उसको ज़रूरत नहीं है, वो यहीं भांप गया कि बच्चा किस कैटेगरी का है। अपनी पोल मत दें, पहले कॉपी हाथ में लेती है ऐसे लगना चाहिए जैसे इंटेलिजेंट बच्चे की कॉपी है, मेरिट वाला बच्चा है, ऐसे कॉपी की हालत होनी चाहिए। ये देखें सुंदर कॉपी, क्रम से कर रहा है बच्चा, ठीक है, ऐसे क्रम से करें। और प्रत्येक प्रश्न के बीच में एक एक लाइन खाली छोड़ दी। हालांकि वो इतनी जगह खराब न करके इसको सारणी में भी लिख सकता था। बहुवैकल्पिक उत्तर, प्रश्न 1 तो प्रश्न क्रमांक और ये उत्तर क्रमांक, ऐसे भी इतनी सी दूरी में लिख सकता था। चलो उसके सारणी बनानी ध्यान में नहीं आई, लेकिन ये काम साफ सुथरा कर दिया उसने, ठीक है। अब आगे देखें, कॉपी हाथ में लेते ही जांचकर्ता को एहसास हो जाता है कि कितना साफ सुथरा काम है। प्रत्येक प्रश्न के बाद एक लाइन खाली, और फालतू की लाइन कोई भी खाली नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर भी 2-3 खाली लाइनें छोड़ देते हैं, नीचे भी 2-3 लाइनें खाली छोड़ देते हैं। यहाँ ये रिक्त स्थान कर रहा है तो थोड़ा लिख देना चाहिए था रिक्त स्थान। मैंने कहा था ना, प्रश्न तो भले ही मत उतारें, लेकिन प्रश्न का जो संकेत है वो ज़रूर उतारें। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा वाक्य नहीं लिखते, सीधे निश्चित लिख देते हैं, जो शब्द भरा जाना वही लिख देते हैं। लेकिन कम से कम ऊपर लिख तो देना रिक्त स्थान, तो जांचकर्ता को सुविधा रहेगी जांच करने में। लेकिन मैं तो कॉपी का मॉडल दिखा रहा था, शानदार है। प्रत्येक प्रश्न के बाद क्रम से कर रहा है, और क्रम से करने के बाद साथ में क्या कर रहा है, खंड भी डाल रहा है। और उनको रेखांकित करा करें, जो रिक्त स्थान भरा ना उनको रेखांकित जरूर किया करें। तो ये बहुत ही सुंदर मॉडल है। ये पत्र का क्रमांक और ये पूरा अलग मॉडल, मैंने कहा था ना, पत्रकार, व्याख्या का और निबंध का अपना एक प्रारूप होता है, तो वो प्रारूप झलकना चाहिए कॉपी में। ये बहुत ही सुंदर तरीका है कॉपी करने का। प्रत्येक प्रश्न के बाद एक लाइन खाली, और प्रत्येक खंड लिखता जा रहा है, क्रम से प्रश्न करता जा रहा है। अब ये व्याख्या का मॉडल देखिए, संदर्भ लिखा है, लेखक का नाम लिखा है, पाठ का नाम लिखा है, बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार। इनको अंडरलाइन भी करना है। ये प्रसंग हेडिंग डाल दिया, आगे नहीं लिखा, नीचे से शुरू कर दिया, पैराग्राफ चेंज करते हैं वैसे, तो ये अलग दिख रहा है। फिर ये व्याख्या लिखी, आगे नहीं लिखा, नीचे से शुरू किया तो व्याख्या अलग दिख रहा है। फिर ये विशेष दिख रहा है। तो इस तरह से ये देखो कितना सुंदर मॉडल है। इस पेज पर आराम से दूर से ही पता लग जाता है कि व्याख्या की हुई है। तो एक प्रारूप होता है व्याख्या का, पत्र का, निबंध का, तो वो चीज़ दिखनी चाहिए। तो इसकी मुझे नहीं पता इसने सही लिखा है या गलत लिखा है, वो तो पढ़ेंगे तब पता लगेगा। लेकिन कॉपी बता रही है, कॉपी बता रही है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। एक ये व्याख्या देखें, पता ही नहीं चल रहा व्याख्या की है क्या। एक ये देखें, ये तो मैंने थोड़ा अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया, सूरदास भ्रमर गीत, बाकी पता ही नहीं चल रहा। और इसने तो इस साइड में और लिखा है, मतलब प्रसंग और व्याख्या यहाँ नहीं लिखना, इस लाइन के इधर केवल क्रमांक लिखते हैं प्रश्नों का, ये आगे लिखते हैं। तो इसका कोई मॉडल नहीं दिख रहा, व्याख्या का विशेष नहीं लिखा, इसमें कुछ नहीं दिख रहा व्याख्या का। ये तो मैंने हाईलाइट किया थोड़ा सा। तो आप पाठ का नाम, लेखक का नाम अंडरलाइन भी करें, रेखांकित भी करें, और व्याख्या का मॉडल दिखना चाहिए जैसे इसमें दिख रहा है, बाजार दर्शन, संदर्भ, और ये जैनेन्द्र कुमार, प्रसंग, व्याख्या, और ये नीचे विशेष। तो ऐसे मॉडल दिखना चाहिए।
बात क्रम की चल रही है तो एक नई बात और बताता हूँ। कह दिया जाता है या बच्चे के पता नहीं कौन कहता है कि जो प्रश्न बढ़िया आता है, अच्छा तैयार है, उसकी शुरुआत करो, वहाँ से लिखें आप। पहला प्रश्न जो तैयार है उससे शुरू करें पेपर को। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। कारण सुनो। कारण ये है कि पेपर में 28 प्रश्न आते हैं। तो अब मान लो आपको 9वां प्रश्न तैयार है, अच्छी तरह से याद है और वही पेपर में आ गया, तो आप 9वें प्रश्न की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका सुना हुआ है कि जो बढ़िया आता है वो पहले करें। अब इसका नेगेटिव प्रभाव क्या होगा वो देखें आप 9वां प्रश्न शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब आप बिना बताए खुद बता रहे हैं कि 8 तक मेरे बढ़िया तैयार नहीं है, 9वां बढ़िया तैयार है, 8 तक मेरे तैयार नहीं है। अब इतने प्रश्नों में से 8-8, 9-9 प्रश्न आपके तैयार ही नहीं है, तो फिर साल भर क्या किया आपने? ये तो आप अप्रत्यक्ष रूप से खुद ही बता रहे हो कि मेरे 8-9 प्रश्न तैयार नहीं है बढ़िया। मान लो 11वां प्रश्न या मान लो 13वां प्रश्न आपके बढ़िया तैयार है, रात ही पढ़ा था और पहले का याद है और 1-2 बार हाफ ईयरली में आया हुआ है और वही प्रश्न फिर आ गया, तो आप 11वां शुरू करेंगे। इसका मतलब 10 तक आपके बढ़िया तैयार नहीं है, ये खुद बता रहे हैं आप। तो इतने प्रश्नों में 10-10 प्रश्न तैयार नहीं है, तो परीक्षा किस बात की दे रहे हैं आप? साल भर क्या किया आपने? अपनी कमजोरी मत दिखाएं, प्रश्न को क्रम से ही करें, प्रश्नोत्तरों को क्रम से ही हल करें। अब है बेवजह खाली पंक्तियां न छोड़ें। कुछ बच्चे ऊपर की 2 पंक्तियों का यूज ही नहीं करते और नीचे की 2 पंक्तियों का यूज नहीं करते, और जो करते हैं उसको खुला खुला बड़ा बड़ा बीच में जगह छोड़ छोड़ के करते रहते हैं कि सरकारी कॉपी है। अरे कॉपी तो सरकारी है, लेकिन तेरी कॉपी का मॉडल तो बदल रहा है ना। होशियार बच्चे इस तरह की नौटंकियां नहीं करते, तो फालतू की खाली लाइनें न छोड़ें, पूरी कॉपी का इस्तेमाल करें। ये देखें कॉपी, ये 2 लाइनें ऊपर की खाली छोड़ रखी है, फिर ये है यहाँ लगा दिया, ये है यहाँ आ सकता है, जागरूक नहीं हो पाते हैं, ये यहाँ आ सकता है, पर ये धक्के काम से लिख दिया, इसकी वजह से 1 2 3 लाइनें खाली छोड़ रखी है। ज़्यादा खाली लाइनें छोड़ने से नंबर ज़्यादा नहीं आते, खाली लाइन छोड़ने से ही नंबर ज़्यादा आते, तो सारी खाली छोड़ दो, आ जाएंगे नंबर है। अब ये देखो, ये 2-3 लाइनें, फिर ये 2 लाइनें, एक छोटी सी बात है, फिर 2 लाइनें, और यहाँ देखो समाचार लेखन की वर्णनात्मक शैली में क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। यहाँ लिखा जा सकता था लेकिन इसने आगे लिखा है आखिर में आता है। 1 लाइन खाली छोड़ दी, 3-4 ये छोड़ दी, एक वो ऐसे छोड़ते ही हैं, तो ये इतनी सारी जगह खाली छोड़ दी। क्या मतलब हुआ? ये इंटेलिजेंट बच्चे की निशानी नहीं होती। कभी यूँ मत सोचोगे सरकारी कॉपी मिलती है, तो सरकारी कॉपी तो मिलती है लेकिन मॉडल तो तेरी कॉपी का बिगड़ता है ना। ये यहाँ आ जाता, इसमें कौन से मोती थे इन 3 शब्दों में जो इधर उतार करके इन 3 शब्दों की वजह से इतनी लाइनें खराब की है। कॉपी का मॉडल नहीं बिगाड़ें, ये यहाँ आ सकती है। अब इसने तो क्रम ही बना रखा है, 2 ये छोड़नी है, 2 ऊपर से ये खाली छोड़नी है। ये देखो, फिर ये देखो, ऐसे नंबर नहीं आएंगे। ये कॉपी हाथ में लेते ही पता चल जाता है कि कमज़ोर बच्चे की कॉपी है। ये देखो, हमारे मन में भी अहंकार, क्रोध या द्वेष हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियां हैं, यहाँ आ सकते हैं ना, ये आगे ले गए। और ऐसे ही खाली लाइनें, ये 3 शब्दों के लिए। ये देखिए, जितनी ज़्यादा खाली जगह दिखाओगे ना आप कॉपी में, उतना ही आप कमज़ोर बच्चे माने जाओगे। और क्या बताऊँ मैं। ये देखें, फालतू काम की 3-3 लाइनें खाली छोड़ना। ये देखें क्या मतलब हुआ इसका। ये नीचे 2-2 लाइनें, ये फिर नीचे 2-2 लाइनें, और ये व्याख्या कर रहा है ये, इसके बाद विशेष लिख रहा है तो फिर 2 लाइनें खाली। चलते हुए प्रश्न के बीच में खाली लाइन क्यों छोड़ते हो? ये पूरा व्याख्या वाला हो जाए कंप्लीट, अगला शुरू करें तब 1 लाइन खाली छोड़ दें। कॉपी का मॉडल नहीं बिगाड़ें, कॉपी में नंबर लेने वाले होते हैं और कॉपी का ही डोल बिगाड़ के छोड़ देते हो। और एक ये देखो नमूना पत्र, ये क्या करे मेरे समझ में नहीं आ रही। 2-2 लाइनें खाली छोड़ा है, फिर ये डैश 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 डैश। एक तो लिखाई वैसे ही सुंदर नहीं है, ऊपर से कीड़े मकोड़े से क्या कर रहे हैं ये। और ये देखो प्रश्न 8 शुरू किए ही नहीं, क्रमांक डाल दिया 1 2 3 लाइनें खाली छोड़ रखी है, प्रश्न का क्रमांक डाल दिया, प्रश्न शुरू ही नहीं किया, शुरू कर रहा है आगे। जब शुरू यहाँ करना है तो प्रश्न यहाँ लिखना, प्रश्न 8 है, शुरू करना है वहीं डाला करो ना हेडिंग। हाँ, एक बात और है,
कॉपी को अनावश्यक रूप से न सजाएं। एक बार मैंने किसी स्कूल में प्री बोर्ड में लेते समय एक बच्चे को देखा, साथ में ही रेड पेन, साथ में ही ब्लैक पेन, साथ में ही ब्लू पेन, साथ में ही स्केच पेन, और वो ऊपर लिख रहा है निबंध आतंकवाद एक गंभीर समस्या। अब उसके यूं कर रहा है, स्टार बना रहा है, नीचे लाइन लगा रहा है, ऊपर से स्केल से यूं कर रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? क्या हमारे सर ने कहा था कॉपी का मेंटेनेंस सुंदर होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। मैंने कहा ये चित्रकला की कॉपी नहीं है, हिंदी की कॉपी है, और ऐसे आप नोटंकी कर रहे हो तो जांचकर्ता समझ जाता है कि आपके याद कुछ है नहीं और बैठे खेल रहे हो, ये उसके दिमाग में आता है। तो इस तरह की फालतू की सजावट न करें, क्योंकि जो मेरिट वाला बच्चा है जिसके सब कुछ याद है वो सजाने पर जोर नहीं देता, उसके मन में पहले से डर है कि कहीं कोई प्रश्न छूट न जाए, निबंध आधा न रह जाए, तो वो लिखने पर जोर देता है। कभी आप स्केल से लाइनें लगा रहे हो, कभी दूसरा पेन उठा रहे हो, बार बार पेन बदल रहे हो, समय खराब होता है और कंटिन्यूटी जो है वो चेंज हो जाती है लिखने की। तो इस तरह की सजावट में समय खराब न करें। एक बहुत ही बढ़िया बात बताता हूँ, पाठ का नाम और लेखक का नाम सबसे पहले लिखें और उनको थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखें और उसको अंडरलाइन करें, रेखांकित करें। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप ऊपर ऊपर लिखते हो कि यह पंक्ति इस पाठ से ली गई है, इसके लेखक ये है, इसमें उन्होंने ये बताया है। तो पाठ का नाम, लेखक का नाम पता लगता है तो जांचकर्ता पर प्रभाव पड़ता है कि बच्चे ने साल भर पढ़ाई की है। अगर उसके वो पंक्ति पहचान में आ गई कि इस पाठ से है और इसका लेखक ये है, इसका मतलब वो पढ़ा हुआ है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप उनका प्रयोग जरूर करें, पाठ का नाम, लेखक का नाम जरूर लिखें। और एक है पाठ परिचय जो होता है उसको बार बार पढ़ें। पाठ को तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पाठ को तो एक बार पढ़े, अगर 2 दिन लगते हैं तो 4 दिन लगा दीजिए, पर ढंग से पढ़िए। उसके बाद पाठ पढ़ने का टाइम नहीं होता, सिलेबस ही पूरा नहीं होता। लेकिन पाठ परिचय तो बार बार पढ़ा जा सकता है, और परीक्षा से पहले पाठ परिचय पढ़कर जरूर जाएं। पाठ परिचय की कुछ पंक्तियां डालें, सिर्फ अपनी भाषा में बार बार न लिखें। पाठ परिचय की कुछ पंक्तियां आप उत्तर में डालते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और जांचकर्ता भी सोचता है कि हाँ बच्चा बहुत पढ़ने वाला है। और पाठ परिचय जो है वो व्याख्या करते समय जो ऊपर संदर्भ होता है, नीचे व्याख्या होती है, उसके बीच में प्रसंग होता है, उस प्रसंग में पाठ परिचय उन दोनों को जोड़ता है, संदर्भ को और व्याख्या को। तो वो एक छोटी सी कहानी बनाता है। ये मैंने व्याख्या कैसे करते हैं इस वाले पहले के वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो पाठ परिचय पढ़ा हुआ होगा, उसकी कुछ शब्द, कुछ पंक्तियाँ वो डालेंगे आप तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ मैं। जैसे उषा कविता है 12वीं क्लास में, तो उसके पाठ परिचय में लिखा हुआ है कि उषा कालीन पल पल परिवर्तित प्राकृतिक परिवेश को चित्रांकित किया है। तो ये जो पंक्ति है ये आप उतारिए कहीं व्याख्या में या प्रश्न के उत्तर में। इस पाठ में से कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले ऊपर लिखिए कि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में प्रातःकालीन प्रकृति का सौंदर्य दिखाया है, पल पल बदलते परिवेश को चित्रांकित किया है। तो इस लाइन को अंडरलाइन भी करें, रेखांकित करें, तो ये प्रभाव डालती है कि